जय हिंद। समझते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या है। इसके साथ साथ यह भी समझेंगे कि भारत का अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि यहाँ की 70% से अधिक जनसंख्या केवल कृषि पर ही आत्मनिर्भर है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा देश यानी भारत जितने भी विश्व में देश हैं उन सभी देशों में एक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व में भारत 7वें स्थान पर है। अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था अनेकों नए नए परिवर्तनों के साथ लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रही है। 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी के साथ विकास की ओर आगे बढ़ रही थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश 2018-19 में कुछ मंद पड़ गई। उसके बाद कोविड-19 आने से इसका बहुत असर हुआ, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मंद पड़ गई। फिर भी इन सभी हालातों से धीरे धीरे निपटते हुए 2019-20 में विकास की ओर दिन प्रतिदिन अग्रसर होते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था 4.5% की विकास दर को हासिल कर पाई। भारत भी विश्व के किसी भी देश से पीछे नहीं है। भारत भी अपने वैज्ञानिकों के साथ नए नए आविष्कार करने में लगा है। भारत देश के अंदर टैलेंट की कमी है नहीं। इस देश के नौजवानों में तो खूब भरा है टैलेंट, लेकिन उनके टैलेंट को परखने की ज़रूरत है। हमारे देश में छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा आविष्कार कर देते हैं कि वैज्ञानिकों को भी सोचना पड़ जाता है कि ससुरा हुआ कैसे। भारत के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यहाँ पर अगर कोई काम वैज्ञानिकी तौर से नहीं बन पाता है तो उसमें जुगाड़ लगाया जाता है। अब जैसे इन भाई साहब से मिलिए, इनको हेलीकॉप्टर में बैठने का शौक़ हुआ तो हेलीकॉप्टर तो नहीं खरीद पाए, लेकिन इन्होंने अपने टैक्सी को ही हेलीकॉप्टर में बदल दिया। तो इसलिए भारत में टैलेंट की कमी, उस चीज़ को बनना तो ज़रूर पड़ेगा, ये तो पक्का तय है, भले ही उसमें जुगाड़ लगा हो। यहाँ पर वैज्ञानिक से ज़्यादा जुगाड़ लगाया जाता है और जुगाड़े लगाते लगाते ससुरा नया नया आविष्कार हो जाता है। इसलिए भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। अब ये जुगाड़ देखिए, देख रहे हैं ना आप। देखिए किस प्रकार एक पानी वाली टंकी को इन्होंने शौचालय में परिवर्तित कर दिया। अच्छा दिमाग लगाए हो भाई। अब इन भाई साहब से मिलिए, इन्होंने कैसे 2 पहिए की मोटरसाइकिल को मॉडिफाइड करके इन्होंने एक रिक्शे में बदल दिया। अब समझ लेते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र में मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। मानव समाज की आर्थिक गतिविधियां जैसे जिनमें आर्थिक लाभ या हानि हो। ये जो अर्थव्यवस्था नामक शब्द है ना, ये अधूरा है। यह शब्द तब तक नहीं पूरा हो सकता जब तक इसमें किसी क्षेत्र या किसी स्थान का नाम ना जोड़ा जाए। जब किसी क्षेत्र या स्थान का नाम जोड़ दिया जाता है तब उसकी आर्थिक क्रियाओं को परिभाषित किया जाता है, तभी उसे अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। निजी क्षेत्र के सापेक्ष राज्य व केंद्र सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में रखा गया है। उन श्रेणियों के नाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समझ लेते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में किसी चीज़ का उत्पादन करना, अगर उत्पादन करना है तो कितना करना है, उसकी कोई मात्रा निर्धारित करनी होगी। उत्पादन होने के बाद उसकी कीमत भी तय करनी होगी कि उसकी कीमत क्या रखी जाए। उसकी कीमत तय करके उसे कितनी कीमत पर बेचना है, यह भी तय करना होगा। इससे सरकार का कुछ लेना देना नहीं होता है। इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती और ना ही सरकार की कोई आर्थिक भूमिका होती है। 1776 में एक एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित हुई, उसका नाम द हेल्थ ऑफ नेशंस था। उस किताब को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। यहाँ से एक प्रश्न भी तैयार होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है या किस किताब को माना जाता है और वह किताब कब प्रकाशित हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर है, उस किताब का नाम द हेल्थ ऑफ नेशंस था और प्रकाशित होने का वर्ष 1776। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद राज्य अर्थव्यवस्था का जिक्र होता है। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध के रूप में हुआ। जब इसका विरोध हुआ तभी इस अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति की कीमत, इन सब का फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है
राज्य अर्थव्यवस्था को दो अलग अलग शैली नजर आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 के पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था के चलाने से सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। इसका मतलब इसमें अगर कोई भी कुछ भी तैयार होता था तो उस पर सरकार का ही नियंत्रण था। इस अर्थव्यवस्था को उसके नाम से ही पहचान सकते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था, यानी इस पर राज्य सरकार कानून बनाती थी। इसके अंतर्गत जो भी किसानों द्वारा कोई भी फसल उत्पादन होता था उसको सरकार अपने कब्जे में ले लेती थी और उस पर अपना नियंत्रण कर लेती थी। इसके अंतर्गत जो भी संपत्तियां होती थी उनको सरकार अपने नियंत्रण में लेकर उन पर अपना अलग से कानून बना देती थी। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हुए उत्पादन को सरकार अपने कब्जे में लेकर उसकी कीमत का निर्धारण खुद करती थी। राज्य अर्थव्यवस्था के बाद आई मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ लक्षण तो राज्य अर्थव्यवस्था के होते थे और कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के होते थे, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। यह दोनों को मिला जुलाकर एक रूप है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिषदों के चंगुल से निकलने के लिए दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हुए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं उनको भी जान लेते हैं। मानव द्वारा किए गए तमाम क्रियाकलापों जो आय सृजन में सहायक होते थे उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग और जो उत्पादन और वितरण से संबंधित हैं। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र शामिल हैं। जिनमें से प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उससे संबंधित गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करना, यह द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। कच्चे माल जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, जिसके कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद तृतीय क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में अनेकों प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा का क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र को समझा। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।